हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स MP वर्ग 2 साइंस। आज हम यहाँ पर करेंगे ब्रह्मांड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट मान के चलेंगे। आपका जो पहला टॉपिक दिया गया है ब्रह्मांड, तो उसकी पूरी डिटेल हमने आपको करा दी है। उसके लगभग 14-15 वीडियो हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के पहले उन्हें देखें। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपने क्या कुछ कवर कर लिया है और आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ब्रह्मांड वाले टॉपिक के। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमने आज 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आज एक क्वेश्चन हमने बस आपकी जांच के लिए हैं कि आपने जो ब्रह्मांड वाला टॉपिक कवर कर लिया है, क्या आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे पा रहे हैं। तो आपको अंत में अपने आंसर स्वयं से लगाना है और कमेंट्स में बताना है कि आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो आज ये क्लास हमने केवल इसीलिए रखी है। अब क्या करेंगे हम, डेली आपके जो ब्रह्मांड के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपको सुबह के टाइम या फिर दोपहर में करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है ब्रह्मांड वाला, हमारा टॉपिक लगभग कवर हो चुका था। अब उसमें जो भी रह गया है उनको हम क्वेश्चनों के माध्यम से आपको कवर करवा देंगे। ठीक है, जो भी आपके हाई लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम क्वेश्चनों के माध्यम से कवर कर लेंगे। ठीक है, अब आपका जो सेकंड टॉपिक दिया गया है वो है आपका मापन। तो अगली क्लास जो होगी हमारी वो मापन पर करेंगे, क्योंकि मापन से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो पिछली बार काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बने हुए थे वर्ग 2 में, तो वो सारी चीज़ें हम कल से स्टार्ट करेंगे मापन वाला टॉपिक। ठीक है, अब ये मापन जो है, कुछ टॉपिक आपके मैथ और साइंस दोनों के लिए कंपलसरी हैं, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ब्रह्मांड भी आपका मैथ में भी है और आपकी साइंस में भी है। ठीक है, तो यहाँ 15 क्वेश्चन हम पूरी डिटेल के साथ आपको एक बार फिर से कराएंगे, ताकि आपका रिकॉल हो जाए आपने जो कुछ भी ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप अपने आंसर यहाँ पर देते चलें और अंत में ज़रूर बताएं कि आपने इन क्वेश्चनों के माध्यम से मतलब कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो आपको इसका आंसर स्वयं से लगा लेना है, किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोपरनिकस। ठीक है, इसका सही आंसर है हमारा कोपरनिकस। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि सौर मंडल की खोज किसने की, तो आपको सही आंसर लगाना है कोपरनिकस ने। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम इन चारों का विश्लेषण देख लेंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि कौन से मतलब आपकी जो खगोलविद हैं वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोपरनिकस हैं, इन्होंने, जब हमने सिद्धांत पढ़े थे ब्रह्मांड उत्पत्ति के, ठीक है, वहाँ बताया था कि कोपरनिकस ने आपका सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया है। ठीक है, अब इस सूर्य केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है, एक तो आपका सूर्य केंद्रीय सिद्धांत होता है और दूसरा होता है भू केंद्रीय सिद्धांत। ठीक है, तो क्या माना जाता था पहले, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि आप यदि ये सारा विश्लेषण देखते हैं तो आपका दोबारा से यहाँ रिवीजन भी हो जाएगा और आप फिर चीज़ों को भूलेंगे भी नहीं। तो सूर्य केंद्रीय का मतलब है, कोपरनिकस मानते थे कि सूर्य मध्य में होता है और आपकी जो पृथ्वी है और अन्य जो ग्रह उपग्रह हैं वो इसका चक्कर लगाते हैं, ये सूर्य केंद्रीय कहलाता था। लेकिन जो टॉलमी थे, सबसे पहले 140 ईस्वी में ये आए थे और इन्होंने पहला सिद्धांत दिया था भू केंद्रीय सिद्धांत। और इसमें क्या कहा था इन्होंने कि जो भू मतलब पृथ्वी मध्य में है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, तो ये गलत माना गया था। ठीक है, तो जो यदि आपसे पूछ लें केवल कि भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया है, जियो सेंटर्ड सिद्धांत किसने दिया है, तो वो टॉलमी ने दिया, जो कि अमान्य माना गया। ऐसा नहीं है कि जो पृथ्वी है वो मध्य में है और सूर्य परिक्रमा, ये गलत था। ठीक है, लेकिन जो कोपरनिकस हैं, इन्होंने दिया था आपका सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, जो कि वर्तमान में प्रचलित है। मतलब सूर्य मध्य में है और इसकी परिक्रमा आपकी ग्रह और अन्य चीज़ें करती हैं। इसके बाद दिया है गैलीलियो। तो गैलीलियो ने आपके दूरबीन की खोज की थी। इसके बाद आपके गैलीलियो ने ही आपकी जो क्या बोलते, दुग्ध मेखला आपकी मंदाकिनी है, इसके बारे में अवधारणा व्यक्त की थी। ठीक है, इसके बाद केपलर। तो क्वेश्चन बनता है कि जो ग्रहों के गति संबंधी नियम है, ग्रहीय गति संबंधी नियम किसने दिए हैं, तो याद रखेंगे आप, केपलर ने। तो आपको सारे यहाँ पर ऑप्शन का विश्लेषण हम दे चुके हैं। अब आप यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने। अब यहाँ देख सकते हैं कि राइट आंसर है कोपरनिकस। पूछ सकते हैं कोपरनिकस कहाँ के निवासी थे, तो पोलैंड के। इन्होंने सौर मंडल की खोज और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। कोपरनिकस ने ही पृथ्वी की जो दैनिक गति और वार्षिक गति होती है, तो दैनिक गति किस कारण से होती है,
तो घूर्णन गति के कारण आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं जब हम ब्रह्मांड टॉपिक कवर कर रहे थे। तो घूर्णन मतलब जब कोई भी ग्रह होता है जब अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। इससे दिन रात होती है, पृथ्वी का घूर्णन करने से दिन रात होता है। और वार्षिक गति का मतलब होता है कि जब कोई ग्रह अन्य तारे की परिक्रमा करता है, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो इसका परिक्रमण काल होता है और इसकी वजह से आपकी वार्षिक, इसे ही वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, वर्ष होते हैं इससे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बिल्कुल हमने बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो आप अपने क्वेश्चन लगाते जाएं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉस्मोलॉजी। ठीक है, क्या है कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। या ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि ब्रह्मांड का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं। हिंदी में बात करें तो इसे ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लें कि कॉस्मोलॉजी क्या होता है। तो जो यहाँ पर दिया है कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान, जो ब्रह्मांड है वो ग्रीक भाषा के शब्द कॉस्मोस का पर्याय है। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो कॉस्मोलॉजी शब्द है वो किस भाषा के शब्द से लिया गया है और किस शब्द से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा के शब्द से और किस शब्द से, कॉस्मोस शब्द से लिया गया है। और इसका अर्थ होता है सुव्यवस्था। क्या होता है, सुव्यवस्था। मतलब जो ब्रह्मांड है इतना बड़ा है तो हर चीज़ यहाँ पर व्यवस्थित है, ग्रह अपनी जगह व्यवस्थित हैं। ठीक है, यदि इनमें थोड़ी सी भी अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो पृथ्वी पर या अन्य जो आपके ग्रह हैं उन पर हलचल पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो जो कॉस्मोलॉजी है ये ब्रह्मांड विज्ञान जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द कॉस्मोस का पर्याय है और इसका अर्थ ही होता है सुव्यवस्था। तो याद रखेंगे आप, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है यहाँ सेलेनोलॉजी, ये क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया है यहाँ जियोलॉजी, तो ये क्या कहलाता है, तो आपका पृथ्वी का अध्ययन, क्या पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं, जियोलॉजी। हिंदी में इसे कहते हैं भौमिकी, क्या भौमिकी या भूविज्ञान। तो याद रखेंगे पृथ्वी के अध्ययन को जियोलॉजी। हिस्टोलॉजी दिया है तो ये कहलाता है आपका ऊतकों का अध्ययन। अब ये ऊतक क्या कहलाते हैं, टिश्यू जिसे कहते हैं। तो जब हम आपके कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, जीव विज्ञान पढ़ेंगे, तो वहाँ हिस्टोलॉजी के बारे में आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, तो आपके चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाइयों का आरोही क्रम। आपको जब हमने फर्स्ट वीडियो ही लिया था आपके ब्रह्मांड का तो वहाँ बताया था, क्योंकि ब्रह्मांड में जो दूरियां हैं वो बहुत अरबों खरबों में होती हैं, तो इसके मापन के लिए ब्रह्मांड में अलग से जो दूरी मापने की इकाइयाँ हैं वो बनाई गई हैं। तो यहाँ पूछ लिया कि आरोही क्रम, आरोही का मतलब क्या होगा, आपका छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना है। मतलब सबसे छोटी पहले आएगी, फिर इसके बाद आपकी उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक है, इस तरीके से। तो आरोही मतलब आपका हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी इकाई कौन सी है ब्रह्मांड में दूरी मापने की, तो आपको जब पता होगा कि खगोलीय इकाई क्या होती है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष क्या होता है, पारसेक क्या होता है, तो थोड़ा सा रिकॉल करवा दें आपको। यहाँ आपने आंसर देख लिया है, फिर भी आपको एक बार रिकॉल करवा दें कि जो खगोलीय इकाई होती है इसे इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल, कभी कभी एयू का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसे कहते हैं, खगोलीय इकाई को। ठीक है, तो पृथ्वी से सूर्य तक की जो औसत दूरी होती है, अब औसत क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी और सूर्य है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो कभी तो ये दूरी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, और जब भी ऐसा होता है उसे हम औसत दूरी में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है उसे ही कहते हैं खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये भी पूछ सकते हैं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। और यदि मीटर में पूछते हैं तो आपको 3 की जो घात है ये बढ़ा देनी है, मतलब यहाँ हो जाएगा 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो मीटर में पूछ लें या किलोमीटर में, तो ये होती है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और यह ब्रह्मांड में दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है,
इसके बाद दिया है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को एल आई कहते हैं, सॉरी एल बाई कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट ईयर। अब ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो जो प्रकाश होता है एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर लेता है उसे एक प्रकाश वर्ष माना जाता है। पिछली बार वर्ग 2 में ये क्वेश्चन पूछा था कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर। मीटर में पूछेगा तो 3 की घात बढ़ा देंगे तो 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके दूरी मापने की दूसरी बड़ी इकाई होती है। फिर है पारसेक। तो ब्रह्मांड में दूरी मापने की सबसे प्राचीन पूछ ले कि इकाई कौन सी है सबसे प्राचीन, तो वो पारसेक है। और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो वो भी पारसेक है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। या मीटर में पूछेगा तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। तो ये मीटर में है। तो अब आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं, आरोही क्रम पूछा था तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटी आ जाएगी इकाई, तो सबसे छोटी होती है आपकी खगोलीय इकाई। यदि इंग्लिश नाम देंगे तो इंग्लिश नाम भी आपको याद रखने हैं। सबसे छोटी कौन सी हो गई, खगोलीय इकाई। इसके बाद आपकी इससे बड़ी होती है आपकी लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, और सबसे बड़ी होती है पारसेक, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है इस तरीके से AU। फिर ए आपका चिन्ह भी याद रखना है कि जिस तरफ मुंह खुला होता है वो आपका बड़ा होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है आपका पारसेक, इससे छोटा लाइट ईयर, इससे छोटा AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, ए यहाँ दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आकाश गंगा के प्रतिसरण का नियम किसने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ग 2 पिछली बार पूछा गया था। तो ये प्रतिसरण होता क्या है, आकाश गंगा के प्रतिसरण का नियम आपको बताया था। तो जो आपकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, एडविन हब्बल ने ये नियम दिया था। इन्होंने क्या कहा था और ये नियम कब दिया था, तो 1925 में इन्होंने ये नियम दिया था। और इन्होंने कहा है कि जो हमारी आकाश गंगा है वो स्थिर नहीं है, बल्कि उनमें क्या हो रहा है, तो उनमें विस्तार हो रहा है, वो एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, फैल रही हैं, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि आकाश गंगा के फैलने का नियम किसने दिया, या आकाश गंगा के विस्तार का नियम किसने दिया, प्रतिसरण का नियम किसने दिया। तो याद रखेंगे आप, एडविन पॉवेल हब्बल इनका पूरा नाम है। 1925 में इन्होंने ये नियम दिया था, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर जो अमेरिका का विशालकाय हब्बल टेलीस्कोप है वो अंतरिक्ष में काम करता है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो हब्बल टेलीस्कोप है ये कब लॉन्च किया गया था आपका, तो जो हब्बल टेलीस्कोप अमेरिका में कार्य करता है ये 1990 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर दिया है क्लाडियस टॉलमी। तो टॉलमी की हमने पढ़ ली है, भूकेंद्रीय अवधारणा इन्होंने दी थी। भूमि यानी पृथ्वी बीच में होती है और मतलब सूर्य उसकी परिक्रमा करता है। कोपरनिकस का पढ़ लिया हमने। और हर्सेल ने भी क्या बताया था आपका, तो हर्सेल ने भी ब्रह्मांड के बारे में ही सिद्धांत दिया था कि जो ब्रह्मांड है एक समय ऐसा आएगा जब ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। ये दिया है एडविन पी हब्बल 1925। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है और आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, जिसे आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग यानी महाविस्फोट सिद्धांत या थ्योरी किसने प्रतिपादित की है। तो ये हमने सारी थ्योरियाँ आपकी जो हैं पढ़ी हुई थी। आपका दोलन सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमने महाविस्फोट सिद्धांत और साम्यावस्था सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। तो आपको बता दें, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो हमारा ब्रह्मांड उत्पत्ति का सबसे प्रचलित और सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है, तो वो भी आपका महाविस्फोट सिद्धांत ही माना जाता है। तो ये किसने दी थी थ्योरी, तो ये आपकी जॉर्ज लेमनतेयर ने दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जॉर्ज लेमनतेयर। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि जो जॉर्ज लेमनतेयर हैं वो कहाँ के निवासी हैं। तो याद रखेंगे आप, ये बेल्जियम के निवासी हैं। कहाँ के हैं, बेल्जियम के निवासी हैं। और इन्होंने बताया था कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति एक छोटे से अणु में विस्फोट के कारण हुई है। तो यदि आप डिटेल देखना चाहते हैं तो वीडियो जा करके देख लें एक बार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो आपका जॉर्ज लेमनतेयर हो जाता है। इसके बाद इनके जो अन्य सिद्धांत दिए गए थे, जैसे आपका एक है दोलन सिद्धांत या स्पंदमान सिद्धांत जिसे कहते हैं। तो ये किसने दिया था, एलन संडेजा ने। इन्होंने क्या कहा था दोलन सिद्धांत में, तो इन्होंने कहा था कि जो दोलन सिद्धांत है जिस तरह अलग अलग अवस्थाओं में आता है, उसी तरह ब्रह्मांड भी कभी इस अवस्था में आ जाता, कभी दूसरी अवस्था में, इस तरीके से। और थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने दिया था ब्रह्मांड उत्पत्ति का साम्य अवस्था सिद्धांत, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूटन दिया है। तो न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, ये हम भी पढ़ लेंगे, ठीक है, जब हम न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये देख सकते हैं, जॉर्ज लेमनतेयर
बेल्जियम निवासी हैं और वर्तमान में जो बिग बैंग थ्योरी है, जो महाविस्फोट सिद्धांत है, ब्रह्मांड उत्पत्ति से संबंधित सबसे मान्य सिद्धांत माना जाता है। और इसका प्रूफ यदि पूछ लें कि इसका प्रूफ क्या है कि ये सबसे मान्य है, तो वही आपका हब्बल थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है। तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन लिए हैं जैसा आपको आपकी थ्योरी में बताया हुआ था। ठीक है, तो ये आपके रिवीजन के लिए और आप प्रैक्टिस मान करके चलेंगे। तो उस ब्रह्मांड का जो मौलिक कण है वो क्या माना जाता है आपका, तो क्या प्रोटॉन, हिग्स बोसन, फोटॉन या न्यूट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी रहेगा। ठीक है, थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक है, तो याद रखेंगे हिग्स बोसन। ठीक है, इसको क्या माना जाता है, ब्रह्मांड का मौलिक कण। मौलिक कण का मतलब क्या है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो इसी कण से हुई है। तो इस पर रिसर्च चला था, और जो हिग्स बोसन थे, जो पीटर हिग्स थे वो ब्रिटेन के थे, और जो बोस थे आपके, बोस कहाँ के थे, भारत के थे। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर ही ये थ्योरी दी थी। तो पूछ सकते हैं कि जो हिग्स बोसन सिद्धांत है या थ्योरी है कब प्रतिपादित की गई, तो सन 1964 में इसको प्रतिपादित इन्होंने किया था। और यह थ्योरी क्या थी, तो इन्होंने कहा था कि जो हिग्स बोसन है वो क्या है, हमारे ब्रह्मांड का मौलिक कण है, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति इससे हुई है। तो इसी का पता लगाने के लिए कि ये मौलिक कण है या नहीं है, ठीक है, इसका पता करने के लिए इन्होंने एक सर्न प्रयोगशाला होती है, इसके बारे में आपको बताया था, CERN सर्न प्रयोगशाला। ये कहाँ है, यूरोप जेनेवा में है। तो इस पर प्रयोग किया था और 2010 से इन्होंने यह प्रयोग स्टार्ट किया था और 2 वर्षों तक ये प्रयोग चला था। कहाँ पर, LHC जिसे लार्ज हार्डोन कोलाइजर मशीन में ये प्रयोग किया गया था। तो मशीन भी पूछ सकते हैं कि जो हिग्स बोसन मौलिक कण है इसका पता लगाने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया गया था, तो LHC मशीन, इसका फुल फॉर्म होता है लार्ज हार्डोन कोलाइडर। पूछ सकते किस प्रयोगशाला में, तो सर्न प्रयोगशाला। ये कहाँ पर स्थित है, तो यूरोप जेनेवा में स्थित है। तो ये प्रयोग चला 2010 से स्टार्ट हुआ, 2 वर्षों तक चला, अर्थात 2012 तक ये चला था। और फिर इससे जो परिणाम निकला था तो वह हमारा मौलिक कण हिग्स बोसन नहीं था। इन्होंने प्रोटॉन पर कई कणों की बौछार की थी, ठीक है, तो वो टूट गया था इस तरीके से, लेकिन जो कण प्राप्त हुआ था वो हिग्स बोसन नहीं था, इससे मिलता जुलता दूसरा कण ही प्राप्त हो गया था। ठीक है, प्रोटॉनों की टक्कर यहाँ पर कराई गई थी। तो पूछ सकते हैं कि जो हिग्स बोसन थ्योरी है कब दी, तो 1964 में। किसने दी, तो हिग्स बोसन। हिग्स कहाँ के थे आपके, ब्रिटेन के। बोसन कहाँ के थे आपके, तो यह आपके भारत के थे। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया था हिग्स बोसन। मशीन, किस मशीन में प्रयोग किया गया, LHC। किस प्रयोगशाला में, सर्न प्रयोगशाला में किया गया था। कब ये प्रयोग पूर्ण हुआ था, 2012 में। स्टार्ट कब से हो गया था, 2010 से। कितने वर्षों तक चला, तो 2 वर्षों तक चला था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। और जो पूछ लेते हैं कि जो हिग्स बोसन है ब्रह्मांड का मौलिक कण है, तो इसी को अन्य दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, तो इसे पृथ्वी का गॉड पार्टिकल, मतलब गॉड गिफ्ट कह सकते हैं, गॉड पार्टिकल कहते हैं। तो पूछेगा कि हिग्स बोसन को गॉड पार्टिकल नाम किसने दिया है, तो गॉड पार्टिकल इसे कहा है लियोन लैंडरमैन ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पदार्थ निर्माण की आधारभूत इकाई भी इसी को कहा जाता है। इतनी चीज़ें हिग्स बोसन के बारे में आपको याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिग्स बोसन। अब नेक्स्ट है, हमने पढ़ा था इसके बाद तारे के बारे में। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसन सिद्धांत उन्होंने 1964 में प्रतिपादित किया था। अब जो तारे होते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं, क्या है, वे आकाशीय पिंड जिनके पास अपना स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है वो क्या कहलाती हैं। तो आपको बताया था कि ऐसे कण या ऐसे आकाशीय पिंड या ऐसे सौरमंडलीय पिंड या घटक जिनके पास स्वयं की ऊष्मा हो, स्वयं का प्रकाश हो, वो क्या कहलाते हैं, आपकी तारे कहलाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना था वो क्या होंगे, तारे होंगे। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ लें कि सूर्य क्या है, तो सूर्य का स्वयं का प्रकाश है, जो स्वयं के प्रकाश से, स्वयं की हीट है, इसके पास ऊष्मा है, सारी चीज़ें हैं, तो ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। तो सूर्य हमारा क्या हो गया, एक तारा हो गया। जैसे आपसे कह दें ग्रह क्या तारे हैं, तो नहीं, ये तारे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसी तरह से उपग्रह, इसी तरह से प्लूटॉन्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, तारे। यहाँ आप देख सकते हैं, तारे वे आकाशीय पिंड हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब आपको यदि तारे के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पूछेगा निहारिका क्या होती है, इसके बाद क्वेश्चन बनता है आपका श्वेत वामन तारा क्या होता है, इसके बाद लाल दानव तारा क्या होता है, अभिनव तारा क्या होता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8।
जब तारे में ईंधन खत्म होता है तो यह आकार में बहुत बड़ा हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो आपको सबसे पहले बता दें कि तारे बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो तारे होते हैं, तारे धूल कणों और गैसों से बने हुए गोले होते हैं। ठीक है, तारे किससे बने होते हैं? धूल के कण और गैसों से बने होते हैं। और ये जो गैसें होती हैं ये बहुत दूर दूर फैली हुई होती हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि इसे क्या कहते हैं? तो इसे विरल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? विरल गैस। तो तारे बनने से पहले विरल गैसों का गोला होते हैं, और जब ये गैसें पास पास आ जाती हैं, बहुत नज़दीक आ जाती हैं, बहुत निकट आ जाती हैं, तो इससे गैसों के बादल बन जाते हैं। इसे नीहारिका या नेबुला कहते हैं। और जब ये बहुत सट जाते हैं तो इनमें आग लग जाती है, मतलब ये आग को पकड़ लेते हैं और क्या बन जाते हैं? तारा। जैसे ही आग लगती है तो आग लगने से इसमें क्या हो जाता है? ऊष्मा भी आ जाती है इसके पास, और प्रकाश भी आ जाता है, टेम्परेचर भी आ जाता है। तो क्या होता है कि ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने लगते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि तारा बनने से पूर्व क्या होता है? तो यदि ऑप्शन में निहारिका है तो बिल्कुल आपको निहारिका ही लगाना है, नेबुला। और यदि ऑप्शन में नेबुला नहीं है तो फिर आपको विरल गैसों का गोला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि अब आपको बता दें कि तारा जब बन जाता है इसमें कुछ ईंधन पाया जाता है। ईंधन जो होता है वो आपका क्या होता है? तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है तारे के अंदर। और यहाँ क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है मतलब इसकी संरचना जो होती है तारे की, उसमें हाइड्रोजन आपका 70% होता है। इसके बाद हीलियम आपका 28% होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है? संलयन होता है, तो ईंधन बनता है। और जब ये ईंधन नष्ट होता है तो क्या हो जाता है? सबसे पहले ये बन जाता है, जब ईंधन नष्ट होने लगता है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो होगी ही, तो उसी तरह से तारे का जन्म होता है तो इसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो तारे में जब ईंधन खत्म होने लगता है तो ये बहुत बड़ा आकार का हो जाता है, और इसी को रेड जायंट यानी लाल दानव तारा कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो लाल दानव तारा होता है ये क्या कहलाता है? तो जब ईंधन तारे से नष्ट होने लगता है तो आकार में ये बहुत बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, इसे लाल दानव तारा कहते हैं। और जो लाल दानव तारा है इससे दो स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तारे में। ठीक है, तो इससे कैसी दो स्थितियां? तो सबसे पहले आपको चंद्रशेखर सीमा पता होगी तो आप बता पाएंगे। तो जो लाल दानव तारा होता है, यदि इससे छोटे तारे होंगे, सूर्य से छोटे आकार में, यदि सूर्य से तारे छोटे हैं तो वो क्या बनेंगे? श्वेत वामन तारा बन जाते हैं। और यदि आकार में सूर्य से बड़े हैं, यानी चंद्रशेखर सीमा जो 1.44 होती है, इससे छोटे हैं, 1.5 गुना कहते हैं इसे लगभग, तो वो बन जाते हैं आपके अभिनव तारे। ठीक है, जिसे विस्फोटी तारा कहते हैं। अब जो अभिनव तारा है इसमें विस्फोट होता है तो इससे 4 स्थितियाँ बनती हैं। एक न्यूट्रॉन तारा बनता है, एक पल्सर बनता है, क्वेसर, और अंत में आपका ब्लैक होल बन जाता है। और जब श्वेत वामन तारा होता है ये अंत स्थिति के पहले की स्थिति मानी जाती है। इसमें लगभग 95% ईंधन खत्म हो चुका होता है, तो इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। ठीक है, और जब बिल्कुल ही पूरा ईंधन खत्म हो जाता है तारे के अंदर का 100%, तो उससे आपका काला वामन तारा बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। तो लाल दानव तारा, रेड जायंट तारा बनने से पहले गैसों का गोला होते हैं, और जब ये बहुत करीब आ जाते हैं तो इन्हें नीहारिका या नेबुला कहते हैं। तारे में ईंधन के रूप में 70%, ए आपकी संरचना पूछी जाती है तारे की, तो याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सूर्य की और एक तारे की। तो इसमें 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 1.5% अन्य आपके जो तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तारे के अंदर जो ईंधन है ये भी पूछ लेते हैं कि किस अवस्था में है, ठोस में है, द्रव में है, गैस में है, या किस अवस्था में? तो प्लाज्मा अवस्था में होता है। और जब तारे के अंदर का ईंधन खत्म होता है तो यह लाल दानव तारा बन जाता है, और इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो लाल दानव तारा होता है तो यह आकार में कैसा होता है? छोटा होता है, बहुत बड़ा होता है? तो ये याद रखेंगे कि इसका आकार बढ़ जाता है। ठीक, अब लाल दानव तारे से दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो स्थितियाँ जानने से पहले चंद्रशेखर सीमा जानेंगे। तो इसकी जो सीमा होती है वो 1.44 होती है, ये आपको बस याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये दिया गया है कि 1.44 लाल दानव तारे से दो स्थितियाँ बनती हैं। यदि तारे सूर्य से आकार में 1.5 गुना बड़े हैं तो वो किसका मतलब 1.5 गुना छोटे हैं तो वो श्वेत वामन तारे बनते हैं, और यदि बड़े हैं तो वो आपके क्या बन जाते हैं? अभिनव तारे बनते हैं, जिसे विस्फोटी तारा कहते हैं, क्योंकि इसमें विस्फोट होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है जीवाश्म तारा किसे कहते हैं। तो अभी आपको बताया कि जो लाल दाना तारा है यदि यह आकार में सूर्य से क्या है छोटा है, कितना छोटा, 1.5 गुना, मतलब 1.44। सूर्य से छोटे हैं तो क्या बनेंगे ये बनेंगे आपके श्वेत वामन तारे। और श्वेत वामन तारा में क्या होता है कि जो ईंधन है तारे के अंदर का वो 95% खत्म हो जाता है। तो ये अंत समय की पहले स्थिति में इसे चमकता हुआ देखा जाता है, मतलब इसमें थोड़ा सा जीवन बचा होता है, इस कारण से इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। और जब टोटल ही मतलब पूरा 100% ईंधन खत्म हो जाता है तो फिर वो चमकता नहीं है, क्या बन जाता है, काला वामन बन जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछे यदि कि जब तारे के अंदर का 95% ईंधन खत्म हो जाता है तो कौन सा तारा बनता है, तो वो बनता है आपका श्वेत वामन तारा। और इसमें इसी को जीवाश्म तारा कहते हैं क्योंकि ये अंत समय के पहले थोड़ा सा चमकता हुआ देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्वेत वामन तारा। लाल दाना तारा बता दिया आपको, न्यूट्रॉन तारा और अभिनव तारा क्या होते हैं। तो ये भी बता दें आपको कि जो अभिनव तारा होता है जब आकार में सूर्य से 1.5 गुना बड़ा होता है, अभिनव तारा, तो इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है, तो अभिनव तारे को। इसमें विस्फोट जब होता है तो इससे 4 स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जब ये विस्फोट होता है। और जब इसके जो कण हैं वो बड़े बड़े कण होते हैं और फैल जाते हैं दूर दूर, तो बड़े कण को कहते हैं इसके न्यूट्रॉन तारा। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा। इसके बाद एक होता है पल्सर और क्वेसर। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन जाता है कि सबसे तेज गति से घूमने वाले तारों को क्या कहते हैं, तो उन्हें पल्सर और क्वेसर कहते हैं। और जिसका घनत्व बहुत अधिक होता है ब्लैक होल उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक होल। इसका घनत्व डेंसिटी बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, यह सूर्य के प्रकाश को भी पार नहीं जाने देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेत वामन तारा दिया गया है, आप यहाँ पढ़ लें एक बार कि इसमें 95% ईंधन खत्म हो जाता है, ये अंतिम स्थिति से पहले चमकता हुआ देखा जाता है, इस कारण से इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जब पूरा 100% ईंधन खत्म हो जाता है तो उसे काला वामन तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है विस्फोटी तारा किसे कहते हैं। तो अभी आपको बता दिया बिल्कुल आसान भाषा में, अब आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। अभिनव तारे को विस्फोटी तारा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका ये दिया है अभिनव तारे को विस्फोटी तारा कहते हैं जो तारे सूर्य से आकार में 1.5 गुना, 1.5 गुने का मतलब 1.44, मतलब ये चंद्रशेखर सीमा है, तो वे अभिनव तारे बन जाते हैं। इनमें विस्फोट होता है और विस्फोट से न्यूट्रॉन तारे मतलब बड़े कण, छोटे कण और सबसे छोटा कण जो होता है वो ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र बन जाता है। पूछता है ब्रह्मांड में सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, तो वो आपके ब्लैक होल का होता है, कृष्ण छिद्र का होता है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, लो क्वेश्चन बन गया, तो ये आपके ब्लैक होल का होता है। ठीक है, कितना होता है ये देख सकते हैं, कृष्ण छिद्र। तो थोड़ा सा याद रखेंगे कि इसके बारे में बताया किसने है, तो 1916 में अल्बर्ट जो आइंस्टीन है इन्होंने बताया था किसके बारे में, ब्लैक होल के बारे में। और जॉन व्हीलन ने 1967 में ये शब्द दिया था। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, असीमित घनत्व के द्रव्य पिंड को पूछ ले क्वेश्चन आपसे कि असीमित घनत्व के द्रव्य पिंड को क्या कहते हैं, तो कृष्ण छिद्र कहते हैं। यह अदृश्य होता है। ठीक है, और कृष्ण छिद्र ऐसा होता है ब्लैक होल जिसकी सीमा ऐसी है कि यहाँ पर यदि कोई चीज़ जाती है तो वो वापस नहीं आती। तो पूछ लेता है कि ब्लैक होल में यदि कोई चीज़ गई है तो वो वापस नहीं आएगी, इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों में होता है, क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या क्या होता है। तो अभी आपको बताया नाभिकीय संलयन होता है हाइड्रोजन का हीलियम में। अभी नाभिकीय संलयन होता क्या है, तो ये दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक, मतलब 2 नाभिक जब संयुक्त होकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसे संलयन कहते हैं। और जब एक बड़ा नाभिक टूटकर 2 नाभिक बनाते हैं तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो हमारे तारों में जैसे कह दे आपसे कि सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है ईंधन निर्माण में, तो नाभिकीय संलयन, क्योंकि सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य है क्या है, तो एक तारा है, अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट तारा है, सूर्य एक तारा है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य को सौरमंडल का मुखिया हृदय स्थल कहा जाता है। और इसका प्रमुख कारण क्यों कहा जाता है इसको हृदय स्थल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हर चीज़ जो है अपने यथा स्थान पर है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो सूर्य है ये हमारा सूर्य है, फिर इसके बाद आपके ग्रह स्टार्ट हो जाते हैं, बुध आएगा, फिर आपका शुक्र आएगा, फिर आपकी पृथ्वी आएगी, फिर आपका मंगल आएगा। तो ये क्यों अपने यथा स्थान पर है, बुध इसमें प्रवेश क्यों नहीं कर जाता, क्योंकि सबके पास अपना अपना गुरुत्वाकर्षण है। सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बुध को अपनी ओर खींचता है, लेकिन जो पृथ्वी है या अन्य ग्रह हैं ये इसको अपनी ओर खींचे रहते हैं। तो इनका एक स्थान नियत हो जाता है, इनकी कक्षा नियत हो जाती है कि इस कक्षा में ही रहेंगे। ठीक है,
तो पूछता है कि सूर्य को सौरमंडल का मुखिया क्यों कहा जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो वो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है सूर्य किस आकाशगंगा में स्थित है, तो आपको पता होगा हमारी आकाशगंगा क्या है, दुग्ध मेखला। तो आपका सूर्य भी कहाँ स्थित है, आपके दुग्ध मेखला में स्थित है, मिल्की वे जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, आपके गैलीलियो ने बताया था। सूर्य के बाद सबसे निकटतम जो हमारा तारा है वो क्या है, तो वो आपका प्रैक्सिमा सेंचुरी है। फिर यहाँ दिया है चेरॉन, चेरॉन आपका क्षुद्र ग्रह है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और एंड्रोमेडा आपकी सबसे नज़दीकी मंदाकिनी होती है। नेक्स्ट है दुग्ध मेखला, हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला एक सर्पिल आकार की। तो ये आपको आकाशगंगाओं के बारे में बता दिया था कि कैसी कैसी आकाशगंगाएं होती हैं। 80% आकाशगंगाएं आपकी किस आकार की होती हैं, सर्पिल आकार की होती हैं। 17% आपकी दीर्घवृत्तीय होती हैं और 3% आपकी अनियमित आकार की आकाशगंगाएं होती हैं। तो आपसे यदि पूछ लें कि जो हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला है किस आकार की है, तो एक सर्पिल आकार की आकाशगंगा होती है। तो ये 15 क्वेश्चन आपने इनके आंसर जरूर लगाए होंगे। तो आज ये क्लास हमने केवल इसीलिए ली कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, इसके बाद ये क्लास हम सुबह के टाइम या दोपहर में रख लेंगे। क्वेश्चनों के माध्यम से आपका प्रैक्टिस भी होता जाएगा और आप अपनी तैयारी भी जांच पाएंगे कि आप क्या कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आपको एक सलाह देंगे कि आपको NCERT की किताब में आपका ब्रह्मांड यानी सौर परिवार के बारे में दिया गया है, तो एक बार उसे भी जा कर के पढ़ लेना है, ताकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए। इतना डाटा आपके पास यहाँ से हो गया, फिर कुछ और नया डाटा यदि आपको वहाँ मिल जाता है तो आप उसे भी कलेक्ट करके अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें। प्रैक्टिस अधिक से अधिक करते हुए चलें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, आपने वर्ग 3 में देख ही लिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम CDP की क्लास की भी सोचिए, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि आपको इतनी सारी क्लासें दे पाएँ। तो आपको जो साइंस है इसकी तो सारी क्लासें आपको देंगे ही, और जितना भी टाइम मिलेगा। आपके 10 अंक भी बहुत होते हैं, आपका CDP कितना आना है, 10 अंक का। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक हैं, जैसे अधिगम हो गया, इसके बाद व्यक्तित्व हो गया, आपके जीन पियाजे वाइगोत्स्की, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इन टॉपिक को भी हम कवर करवा देंगे, ताकि आप इस 10 में से कम 8 से 9 नंबर तो ले ही आएँ। ठीक है, और टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि आपके जो वर्ग 3 है इसकी मेरिट लिस्ट आ गई है, तो इसकी चॉइस फिलिंग के लिए मेरा भी इसमें नाम आया है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मतलब लिस्ट बनाने में कि किस ज़िले में कहाँ पर निकट पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद हमें भी वर्ग 2 की तैयारी करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम कम रहता है। आपको एक सलाह देंगे कि आप एक क्लासें तो अटेंड करें ही, साथ ही साथ अधिक से अधिक समय आप अपनी पढ़ाई के लिए दें, और अधिक से अधिक मैटर आप कलेक्ट करके और उसको पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल अभी आपने देखा होगा वर्ग 1 के एग्जाम से स्टार्ट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि हिंदी में कितना डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सारी NCERT की बुक्स को पढ़ें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस लगाएं। और आपको आज का सेशन कैसा लगा और आपकी क्या सलाह है, ठीक है, आप भी हमें सलाह दे सकते हैं कि कौन सी क्लास कब रखें और किस तरीके से हम, यदि कहीं पर गलती हो जाती है तो नेगेटिव कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है एज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक, और यदि क्लास अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।